नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम CGPSC साक्षात्कार में जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित सवाल आ सकते हैं उन पे चर्चा करेंगे। वो चाहे रूस यूक्रेन हो, इजराइल फिलिस्तीन हो, अफ़गानिस्तान हो, भारत के पड़ोसी की नीति हो, आपके SCO हो, G20 हो, भारत अमेरिका हो, भारत इजराइल हो, भारत कनाडा हो, जितने भी मुद्दे हो सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र में सुधार हो, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में चर्चा में रहते हैं। उन पे हम चर्चा करेंगे। 3 भाग में हम लोग बेसिक ये वीडियो बांटेंगे। पहले भाग में हम एक आपको बेसिक ट्रिक बताएंगे, जैसे हम लोग पहले भी करते थे ना, मेंस में कोई भी सवाल आ गया आप ये चिपका देना। तो IR से रिलेटेड कोई भी सवाल आया तो आप इन चीज़ों की बात कर सकते हो। जैसे किसी भी देश के साथ संबंध क्या होंगे, एक आर्थिक होंगे कि व्यापार करना है, एक होगा कि भाई सड़क बनाना है जो हमारे पड़ोसी, कनेक्टिविटी बढ़े, एक होगा कि हमारी संस्कृति का आदान प्रदान हो, एक होगा कि हमको आपस में रक्षा संबंध करना है, संयुक्त सैन्य अभ्यास करना है, तकनीक का हस्तांतरण करना है, इसी टाइप की बातें होती हैं। तो क्या वो कॉमन चीज़ें हैं जो आप इंटरव्यू में ऐसे ही तो पूछते हैं कि इसके साथ संबंध बताओ, तो आप बता सकते हो एक बेसिक। दूसरा हम लोग एक इतिहास समझेंगे। जैसे जनरली आप लोग क्या है कि इस बैकग्राउंड के नहीं हो तो आपको नहीं पता कि जैसे भारत शुरू में ना, रूस भारत का बिल्कुल परम मित्र है। अमेरिका से उतनी हमारी नहीं जमती थी, इजराइल से हम 90 तक दोस्ती नहीं किए, बाद में किए। तो कारण क्या है? एक गुट निरपेक्षता है भारत की। दुनिया 2 गुट में बटी थी, रूस और अमेरिका। भारत बोला हम दोनों में नहीं रहेंगे। और गुट निरपेक्षता ये नहीं कि हम दोनों से दुश्मनी करेंगे, भारत बोला हम दोनों से फ़ायदा लेंगे यार। अमेरिका से हम पूरा PL-480 गेहूँ लिए, रूस से हम परमाणु संयंत्र लगवाए, मतलब हम दोनों से फ़ायदा उठाए। वो हमारी गुट निरपेक्षता थी। तो विदेश नीति जैसे परमाणु, अब भाई अगर आपके चीन बगल का देश है जिसके पास परमाणु हथियार है तो बनाना तो हमारे लिए ज़रूरी है। तो जो 74 में हम लोग परीक्षण किए, फिर 98 में किए, पूरी दुनिया हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाई और उसके बाद हम बोले कि हम जिम्मेदार परमाणु देश हैं, हम पहले यूज़ नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, मतलब हम पहले यूज़ नहीं करेंगे और कोई हमारे खिलाफ़ किया तो हम उसको ताश नहस कर देंगे। तो थोड़ा सा वो इतिहास समझेंगे। और तीसरा ना, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको समझेंगे। उनका PDF भी मैं साथ साथ डाल दूंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और कि जनरली हम लोग ना एक इंटरव्यू का ग्रुप बनाए हैं, तो वीडियो ये एक कॉमन इसलिए मैं डाल दिया, इसका कारण ये है कि क्या बोलेंगे, सभी के लिए काम का तो है नहीं, इंटरव्यू की सब तो तैयारी कर नहीं रहे। तो अगर आप उस ग्रुप में नहीं हो, क्योंकि उसमें हम लोग बीच बीच में वो डालते रहेंगे वीडियो, तो अगर आप उस ग्रुप में नहीं हो तो इस नंबर में मैसेज कर दीजिएगा 887888007008 व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो उसके आधार पे आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। तो अब हम लोग रेगुलर ये कोशिश करेंगे कि ग्रुप में अपडेट डालते जाएं कि ये जो भी डेली के मुद्दे हो रहे हैं, जैसे अभी कनाडा चर्चा में है, अभी जैसे SCO चर्चा में आ गया, आज ही हसदेव चर्चा में आ गया। तो यही सब तो आपके जो इंटरव्यू पूछने वाले हैं, यही सब तो वो भी न्यूज़ देख रहे हैं, यही सवाल वो भी पूछेंगे। तो आपको ये जो समय मिला है ना, उसका सही आप यूज़ करिए, इसी बहाने मैं ये बोलूँगा। चलिए चालू करते हैं। पहली चीज़ ट्रिक से। ट्रिक में पहली तो एक है 3C बोलते हैं उसको हम लोग। कोई भी हमारा जो पड़ोसी देश है उसके साथ अगर आपको संबंध देखना है तो ये 3C में आप बात कर सकते हो। पहला है कनेक्टिविटी, दूसरा है कॉमर्स, तीसरा है कल्चर। जैसे मान लो बांग्लादेश है, अब बांग्लादेश, अब भारत मान लो इधर का नक्शा बनाओगे, बांग्लादेश है। अब भारत को अगर नॉर्थ ईस्ट में जाना है, बांग्लादेश से अच्छे संबंध होंगे तो हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। म्यांमार से अच्छा रहेगा तो हम समुद्र से जाके नॉर्थ ईस्ट को जोड़ सकते हैं। तो पहला होता है कनेक्टिविटी। दूसरा होता है जितना ज़्यादा 2 देशों के बीच व्यापार होगा ना, उतना अच्छा उनका संबंध होगा। ये कहा जाता है कि अगर जैसे भारत चीन अब लड़ नहीं सकते, क्यों नहीं लड़ सकते? क्योंकि इतना ज़्यादा दोनों आपस में व्यापार करते हैं ना कि कैसे लड़ेंगे। अमेरिका चीन का जो ट्रेड वार चल रहा है व्यापार के कारण चल रहा है, लेकिन लड़ाई नहीं करेंगे। पाकिस्तान के साथ भी लोग ये बोलते हैं कि अगर हम लोग का व्यापार बढ़ जाएगा ना तो हम पाकिस्तान से नहीं लड़ेंगे। अभी व्यापार नहीं हो रहा है इसलिए संभावना है लड़ने की। तो दूसरा कॉमर्स और तीसरा होता है संस्कृति। संस्कृति जैसे भारत और नेपाल आप देखेंगे ना, तो भारत नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंध है। रोटी बेटी मतलब आपस में शादी होती है हमारे दोनों देशों के बीच। हमारी फिल्में देखते हैं रूस में, हमारी संस्कृति आप कंबोडिया में जाके देखेंगे रामायण चलती है। तो संस्कृति भी 2 देशों को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण तत्व है। और क्या क्या होता है, ये हो गया इकोनॉमी। इकोनॉमी तो आप समझते हैं, आर्थिक
दो देशों के बीच इकोनॉमी तो रहेगी, अब वैश्वीकरण का युग है। दूसरा, डिफेंस एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं ये बता रहा हूँ कि किसी भी देश के साथ आपसे पूछे कि इसराइल के साथ संबंध बताओ, आप बोले सर इकोनॉमी ज़रूरी है, हमारा आपस में व्यापार चल रहा है, रक्षा समझौते हैं सर हमारे आपस में, हमारे वो हमको मिसाइल देते हैं, रूस के साथ भी रक्षा। फिर तकनीक का समझौता है सर। तकनीक में क्या है कि जैसे हमारे मरुस्थल में इसराइल सिंचाई करने की बात कर रहा है, ड्रिप इरिगेशन की बात कर रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी, भारत किसी किसी को स्पेस टेक्नोलॉजी में मदद कर रहा है। फिर आपदा प्रबंधन, आपदा ऐसी चीज़ है कि एक देश में तो आती नहीं, जैसे सुनामी आएगी तो पूरे एरिया में आएगी, तो अब सभी देश आपस में मदद करेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर एक होता है आतंकवाद। आप किसी भी देश के साथ संबंध की बात कर लें, आतंकवाद का मतलब ये होता है कि भारत चाहता है कि पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ रहे। जैसे अभी SCO में भी भारत आतंकवाद का मुद्दा उठाया, UN में भी उठाया। हम चाहते हैं कि यार आतंकवाद ख़त्म हो, पूरे दुनिया से आतंकवाद ख़त्म हो, हमारा वो उद्देश्य है। फिर एक मुद्दा है पर्यावरण का। पर्यावरण का एक प्रिंसिपल है जो आगे पढ़ेंगे हम, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। भारत ये बोलता है कि पृथ्वी को बचाने की जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन ना डिफरेंशिएटेड है। अमेरिका यार उतने साल से बर्बाद कर दिया पृथ्वी को, बाकी देश उतने साल से बर्बाद कर दिए, हम तो अभी अभी चालू किए हैं ना, तो उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी, हमारी कम है। इसके अलावा भारत बात करता है बहुपक्षीयता की, मल्टीलेटरिज्म की। तो भारत बोलता है कि यार हर संगठन में ना कई ध्रुव हो गए हैं, अब ऐसा नहीं कि अमेरिका ही डिसाइड करेगा, अब कई देश बड़े बड़े हो गए हैं और हर संगठन में सभी देशों की बात सुनी जाना चाहिए। मानवाधिकार का सम्मान होना चाहिए, लोकतांत्रिकरण होना चाहिए। जैसे अभी तालिबान में हो गया, तालिबान का कब्जा हो गया, भारत अफगानिस्तान से संबंध उतना नहीं जोड़ रहा है क्योंकि लोकतंत्र के पे आधारित नहीं है वो। तो भारत का ये भी एक उद्देश्य है। भारत ना आर्थिक व्यवस्था नहीं बनाना चाहता है, ये सब आपको पता रहना चाहिए। मतलब भारत की कोई भी बात आई ना तो आप ये चिपका देना। भारत ये चाहता है कि दुनिया में जैसे वर्ल्ड बैंक है या IMF है, सभी के जितने अध्यक्ष हैं ना सब अमेरिकन होते हैं। अमेरिका का आपको पता होगा कोटा सिस्टम चलता है यहाँ। कोटा मतलब होता है कि जैसे बाकी जगह होता है ना एक व्यक्ति एक वोट, IMF वर्ल्ड बैंक में नहीं है। 20% वोट केवल अमेरिका के पास है। भारत चाहता है कि यार उस समय ठीक है, विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का दबदबा था, अभी तो सब ठीक है ना। तो ये जो BRICS भी हम पढ़ेंगे ना, ब्रिक्स का आपसे पूछे तो आप बता देना कि ये भी न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर चाहते हैं, नई आर्थिक व्यवस्था चाहते हैं। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब होता है क्षमता निर्माण। भारत ना इस पे खूब ज़्यादा ध्यान देता है। क्षमता निर्माण का मतलब होता है कि भारत चाहता है कि जो दुनिया के जो छोटे छोटे देश हैं ना, इनकी क्षमता बढ़े। समझ रहे हैं? मतलब ये ना जैसे भारत अफ़गानिस्तान में संसद भवन बना दिया, अफ़गानिस्तान में भारत डैम बना दिया, सलमा डैम। अफ्रीका में हम लोग अलग अलग निर्माण कार्य कर रहे हैं कि उनकी खुद क्षमता बढ़े, ये चाहते हैं हम लोग, कैपेसिटी बिल्डिंग। फिर ग्लोबल साउथ की बात अगर मैं आपको बताऊं, देखो नॉर्थ साउथ तो आपको पता है। तो अगर ये पृथ्वी है ना, तो अगर ये भूमध्य रेखा है तो इसके साउथ के देश जो जनरली हैं वो गरीब हैं और इसके जो नॉर्थ के देश हैं वो जनरली अमीर हैं। तो ग्लोबल साउथ मतलब होता है, भारत बोलता है कि दुनिया के जो गरीब देश हैं उनके नेता में साउथ में एक ऑस्ट्रेलिया बस है जो अमीर है, बाकी ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के मैक्सिमम सब गरीब हैं। नॉर्थ में सब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान सब अमीर लोग हैं। तो भारत अब ग्लोबल साउथ की बात करता है और इसका अपने को नेता बताता है, बात करते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कि किसी भी मुद्दे पे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होना चाहिए। और एक होता है पीपल टू पीपल मतलब होता है जैसे अब भारत के लोग अमेरिका में हैं, भारत का डायस्पोरा सऊदी अरब में है, तो उससे भी विदेशी संबंध डिसाइड होते हैं। तो ये सब जो पॉइंट है ना वो आप ध्यान रखना। ये सब पॉइंट आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। किसी भी देश के साथ संबंध आया ना, बोले कि आपसे कुछ भी पूछे कि ब्रिक्स के क्या मुद्दे हैं, आप यही बता दो कि तकनीक की बात हुई, रक्षा की बात हुई, आतंकवाद की हुई, पर्यावरण की हुई, मानवाधिकार की हुई, लोकतंत्र की हुई, नई आर्थिक व्यवस्था की हुई। ये हर जगह चिपका सकते हो आप, इसलिए मैं ये बात बोला। ठीक, आगे आप समझ भी जाओगे। भारत की विदेश नीति का आधार क्या है? एक तो है पंचशील मतलब कि हम एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे की संप्रभुता का आदर करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ आक्रमण नहीं करेंगे। तो ऐसे 5 शील हैं जिसकी बात हम करते हैं।
दूसरा है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम मतलब पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी हमारी कुटुंब है, परिवार है। और तीसरा गुट निरपेक्षता, जो अभी हम पढ़े कि दुनिया में उस समय ना 2 गुट थे, एक गुट था अमेरिका का, एक गुट था रूस का। तो भारत, इसी को बोलते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध मतलब लड़ नहीं रहे थे, लेकिन 2 गुट बना के माहौल बना के रखे थे। तो भारत बोला कि ना तो हम अमेरिका की तरफ जाएंगे, ना तो सोवियत रूस की तरफ जाएंगे, हम एक अपना नया गुट बनाएंगे। गुट भी नहीं, हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, जहाँ ये इससे फ़ायदा लेना है इससे फ़ायदा लेंगे, इससे लेना है इससे लेंगे। इसी को बोलते हैं गुट निरपेक्षता। अब भारतीय विदेश नीति की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको समझते हैं कि क्या क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, कैसे कैसे हमारी विदेश नीति डेवलप हुई। ठीक, तो एक तो अब आप देखिए कि पहले ब्रिटिश राज था, फिर हम इंडिपेंडेंस है, और उसके बाद एक बात बस ध्यान रखना कि ब्रिटिश राज मतलब जो 2 विचारधारा है दुनिया में, सामान्य भी ध्यान रखना। एक है उदारवाद या पूंजीवाद, जिसको मानता है ब्रिटेन, और इसी के खिलाफ दूसरी विचारधारा आई जिसको बोलते हैं समाजवाद, और इसको मानता है रूस। तो यही दोनों विचारधाराओं का ही युद्ध था, कोल्ड वार या शीत युद्ध, अमेरिका बनाम रूस। तो भारत इस विचारधारा से तो गुलाम था, अब फिर हम अमेरिका के पक्ष में जाते तो लगता उसी विचारधारा में जा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा टिल्टेड थे समाजवाद की तरफ। हमारे जो नेहरू, जो पहले प्रधानमंत्री भी थे, वो भी चाहते थे कि हम समाजवाद की तरफ ज़्यादा झुकें। तो फिर ये नीतियाँ थी हमारी जो अभी अभी हम लोग पढ़े कि एक था गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट, मतलब दोनों में नहीं रहना है। एक था पंचशील। पंचशील मतलब कि 5 सिद्धांत, एक दूसरे की संप्रभुता की रक्षा करना, एक दूसरे के ऊपर इंटरफेयर नहीं करना, और कोई भी अगर डिस्प्यूट है, कोई भी झगड़ा है तो उसको शांतिपूर्वक समाधान करना, और अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन करना, जैसे कॉमनवेल्थ हो गया। इसके अलावा अलग अलग संगठन में हम वो करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। भारत की उद्देश्य क्या था? एक तो दुनिया में शांति रहे, सुरक्षा रहे, आर्थिक विकास हो। हमारा मेन लक्ष्य था कि हमारा आर्थिक विकास हो सके, फिर मानव अधिकारों का संरक्षण हो, और विभिन्न जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनमें एक सहयोग की भावना रहे। ठीक, अब अगर आप देखेंगे सुपर पावर, तो शुरू में अगर हम देखें तो शुरू में हम लोग सीधा सीधा गुट निरपेक्ष थे, किसी की तरफ नहीं थे। जब 62 में हमारा चीन से युद्ध हुआ ना, तो भारत का चीन से संबंध थोड़ा सा खराब हुआ, और भारत को फिर लगा, उससे पहले नेहरू जी को लगता था यार आपस में दोनों भाई भाई हैं, हिंदी चीनी भाई भाई, वो सेना भी हटा लिए थे। लेकिन जब 62 में युद्ध हुआ तो हमको लगा कि यार अब तो सेना की ज़रूरत है, और फिर हमारे रूस से अच्छे संबंध बढ़े कि रूस से, क्योंकि हमको हथियार रूस सस्ते रेट में दे देता था, तो रूस से बहुत हथियार मंगाए। और इसके अलावा फिर हम स्ट्रेटजिक रूप से कई देशों के साथ समझौता किए, जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा हथियार मिले। चीन का क्या था कि मेन हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट था, और उसी के कारण फिर अब चीन से अभी भी हमारा अविश्वास है। अगर आप चीन का भी हम लोग पढ़ेंगे कि चीन के साथ भारत का 3 जगह बॉर्डर में डिस्प्यूट है। अगर हम ऐसी बात करें तो, अगर आप इसको बोलते हैं, मतलब सीधा सीधा अगर पूछा भारत का, मान लो ये नक्शा है, तो इधर है एक डिस्प्यूट, यहाँ वाला थोड़ा सा, अरुणाचल में चीन बोलता है कि हमारा है पूरा, ये वाला एरिया भी चीन अपने को क्लेम करता है, तो वो ध्यान रखना है। फिर भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी हुई, तो 74 में हमारा पहला परमाणु परीक्षण हुआ, स्माइलिंग बुद्धा, भारत अपने को परमाणु संपन्न देश घोषित किया। और दूसरा 1998 में हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, इंदिरा गांधी के टाइम में। अटल बिहारी वाजपेयी बोले कि काल के कपोल में हमने कुछ रेखाएं खींची हैं, मतलब इससे फिर समझ में आया कि हाँ, भारत अब परमाणु संपन्न हो गया। दुनिया के देश जो अलग अलग संधि करके बैठे थे, 5 देशों के पास ऑफिशियल परमाणु हथियार था, यूएस के पास, रूस के पास, फ्रांस के पास, चीन के पास और ब्रिटेन के पास, और यही थे सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य। ये बोलते थे हमारे पास आ गया, अब किसी के पास नहीं रहना चाहिए। भारत बोलता है, मतलब ये भी यही समझ लो, भारत का परमाणु मुद्दे में ये स्टैंड है कि या तो सबके पास ना रहे या सबके पास रहे, जिसको रखना रखे रहे। तो भारत बोलता है या तो तुम अपना भी छोड़ो, पूर्ण निशस्त्रीकरण हो। ये क्या बात हुई कि तुम्हारे पास है बाकी के पास ना रहे। फिर अभी क्या क्या हो रहा है, एक तो वैश्वीकरण का ज़माना है, इसके अलावा सभी देश आपस में ना एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप कर रहे हैं। जैसे भारत क्वाड बना रहा है,
क्वाड आप सुने होंगे कि 4 जो देश हैं, भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये आपस में सुरक्षा के लिए समझौता कर रहे हैं। पाकिस्तान अब इधर रूस से कर रहा है, चीन से कर रहा है, तो ऐसा टाइप का हो रहा है। एक जो नए नए देश हैं उनका उदय हो रहा है भारत का। भारत की एक नीति है जिसका आपको पता रहना चाहिए, जिसको बोलते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। पहले भारत की नीति थी 90 के दशक में, जिसको बोलते थे लुक ईस्ट पॉलिसी, मतलब पूर्व की ओर देखो। अब जो भारत की नीति है उसको बोलते हैं एक्ट ईस्ट, मतलब अब भारत बोल रहा है कि केवल देखना नहीं है, करना है। और पूर्व की ओर कौन कौन से देश हैं, इधर अगर आप जाएंगे तो इधर आपके आसियान देश हैं, मतलब थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया, ये सब देश। और अब भारत क्वाड की बात कर रहा है, जो हम लोग चर्चा की। मेन चीन बोलता है कि यार ये हमारे से दुश्मनी की बात हो रही। फिर अगर भारत चीन संबंध आप देखोगे तो आपको बस वही मैं समझा रहा हूँ, एक आपको समझ में आ जाएगा कि केवल ना दुश्मनी की बात नहीं करना है। जैसे चीन के साथ हमारा सीमा विवाद है, सैन्य प्रतिद्वंदिता है, अंतर है, लेकिन सहयोग भी हम कर रहे हैं। व्यापार में सहयोग हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे, जैसे पर्यावरण में भारत चीन एक साथ हैं, WTO में भारत चीन एक साथ हैं। आपको लगता होगा दुश्मनी है, लेकिन इन मुद्दों पे हम एक साथ हैं, हम ऐसा अलग अलग नहीं हो रहे हैं। पड़ोसी देशों के साथ क्या है कि भारत अपने मजबूत संबंध करना चाहता है। यहीं पे 3C याद रखना। हम चाहते हैं कि कनेक्टिविटी भी हो, हम चाहते हैं कि कॉमर्स भी हो, व्यापार भी बढ़े, हम चाहते हैं कि सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हो। लेकिन आतंकवाद और सीमा सुरक्षा के मुद्दे हैं जिससे भारत को दिक्कत है। मतलब जैसे पाकिस्तान से आतंकवाद आता है, ये तो आपको पता होगा। हमारे आतंकवादी छिप जाते हैं इधर म्यांमार, बर्मा में, तो ये सब दिक्कतें भी हैं। भारत का परमाणु कार्यक्रम तो हम देख ही लिए। भारत बोलता है कि हम नो फर्स्ट यूज़ की बात करेंगे, मतलब हम पहले यूज़ नहीं करेंगे, और दूसरा हम उसके खिलाफ यूज़ नहीं करेंगे जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है। ये भारत की नीति है, ध्यान रखना। संयुक्त राष्ट्र में क्या क्या योगदान है? संयुक्त राष्ट्र में एक तो हमारी शांति सेना जो होती है ना, दुनिया में शांति के लिए स्थापित करने के लिए, उसमें सबसे बड़ा योगदान भारत का है। दूसरा, भारत ना मानवाधिकार के लिए सक्रिय सदस्य है। भारत संयुक्त राष्ट्र का जो UNDP और बाकी कार्यक्रम है उसमें भूमिका निभाता है, और भारत चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार हो। जब संयुक्त राष्ट्र बना था तब 5 स्थायी सदस्य थे, वो समझ में आता है। अभी हम नाम देखें, भारत बोलता है यार वो 45 की बात थी, अब नए नए देश बन गए हैं। वो तो उस समय वो युद्ध जीते थे, जो युद्ध जीते थे वो बन गए थे स्थायी। भारत बोलता है अब बाकी लोग को भी बनना चाहिए। जर्मनी है, जापान है, भारत है, ब्राज़ील है। भारत की चुनौतियां क्या हैं? एक तो वैश्वीकरण है, आर्थिक विकास है, मानवाधिकार। तो ये ध्यान रखना है आपको। भूमंडलीकरण से भारत की भूमिका कैसे बढ़ रही? तो आर्थिक एकीकरण हो रहा है। भूमंडलीकरण मतलब पूरी दुनिया एक साथ आ रही, तो आर्थिक रूप से हम एक हो रहे हैं। प्रौद्योगिकी बढ़ रही, और नई नई चुनौतियां आ रही, जैसे जलवायु परिवर्तन नई चुनौती है, आतंकवाद नई चुनौती, साइबर सुरक्षा नई चुनौती। तो वो ध्यान रखना है हमको। पड़ोसी देशों के साथ एक तो सहयोग है, क्षेत्रीय शांति की बात करते हैं और संस्कृति की बात करते हैं। अगर भारत अमेरिका संबंध की आप देखें तो एक तो व्यापार निवेश दोनों के बीच ठीक ठाक बढ़े हैं, प्रौद्योगिकी में भी हुआ है और अभी सुरक्षा में भी हुआ है। अलग अलग समझौते हुए हैं, कोम कासा अलग अलग, जिसमें भारत अमेरिका के संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। मतलब आपको भारत अमेरिका बोले तो आप व्यापार बता दीजिए, भारत अमेरिका बोले तो आप टेक्नोलॉजी बता दीजिए, आप ये बता दीजिए कि सिक्योरिटी में हुए हैं, सुरक्षा के संबंध हैं। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो आपको पता रहना चाहिए। भारत रूस देखिए परंपरागत मित्र हैं। एक तो सैन्य सहयोग रूस देता है। रूस ऐसा मित्र है कि कहीं मैं पढ़ रहा था कि वो बोला था कि आप हिमालय के ऊपर से चिल्लाना, हम तुरंत आ जाएंगे। परमाणु क्षेत्र में सहयोग देता है। अंतरिक्ष अनुसंधान, हमारे जो युद्धपोत हैं सब रूसी हैं, तो वो ध्यान रखना चाहिए। चीन तो अपन देखे व्यापार निवेश। चीन क्या कर रहा है कि ये जो भारत के पड़ोसी देश हैं ना, इन पे अपना कब्जा जमा रहा है, इन पे प्रभाव जमा रहा है। तो ये भारत के लिए नुकसान है ना। मतलब पड़ोसी देश, हमारे पड़ोसी देश फिर हम ही को आग दिखाने लगे क्योंकि चीन उनको सह दे रहा है। तो वो आपको पता रहना चाहिए। मध्य पूर्व की नीति। मध्य पूर्व मतलब ये जितने देश हैं ना आपके जो तेल वाले हैं, सऊदी अरब, ईरान, इराक, तो वो एक तो हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, वहीं से तेल मिलता है। आर्थिक सहयोग भारत के लिए, भारत वहाँ व्यापार करता है, और वहाँ की स्थिरता के लिए ज़रूरी है।
वैश्विक संगठन में अगर आप एक देखिए, संयुक्त राष्ट्र, भारत उसका सक्रिय सदस्य है। भारत चाहता है कि शांति सुरक्षा रहे, लेकिन भारत ये भी चाहता है कि इसका सुधार हो, संयुक्त राष्ट्र में सुधार हो। आप लोग मेंस में पढ़े होंगे क्या क्या भारत के तर्क हैं कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, शांति सेना में सहयोग देते हैं। अब जो दुनिया की स्थिति है, जनसंख्या है हमारी, अब हम क्या बोलेंगे, परमाणु संपन्न देश हैं। विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसमें भी भारत चाहता है कि दुनिया का व्यापार अच्छे से रहे। G20 ये सब पढ़ेंगे, मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। जलवायु परिवर्तन में क्या क्या है, एक तो नवीकरणीय ऊर्जा, वन संरक्षण, जागरूकता बढ़ाना, तो ये सब बातें हैं। उसके बाद भारत के पड़ोसियों के साथ एक सांस्कृतिक संबंध है, मतलब हमारी धर्म, भाषा, रीति रिवाज सब तो पहले से आपस में थे ना, फिर व्यापारिक हैं, सुरक्षा के संबंध हैं। इसके अलावा इनके साथ जैसे स्पेसिफिक, जैसे भूटान है वहाँ हाइड्रो पावर, नेपाल हाइड्रो पावर, तो ऐसे हमारे आपस में संबंध हैं। एक पॉलिसी है जिसको बोलते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जिसको अभी के वर्तमान प्रधानमंत्री भी लेके आए थे। इसमें बोला जाता है कि यार जो हमारे पड़ोस वाले देश हैं ना, वो प्रथम है, पहले उनका ध्यान दो। उन लोग भारत से डरते हैं, उनको लगता है कि यार भारत हमारे ऊपर कब्जा ना कर ले, हमारे ऊपर दादागिरी दिखाता है। वो बोलते हैं भारत का जो एटीट्यूड है ना, बड़े भाई वाला है, बिग ब्रदर जैसे रहते हैं ना, वैसा है। तो भारत को अपना माहौल सुधारना है। भारत को इनको एक प्रिंसिपल दिए थे पहले, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेसिप्रोसिटी। इसका मतलब ये होता है कि भारत को ना, जनरली हम किसी के साथ व्यापार करते हैं तो क्या हम कुछ दिए तो उससे हमको कुछ मिले। ये प्रिंसिपल बोलता है कि भारत को ना ये नेपाल, भूटान, ये जितने पड़ोसी देश हैं, इनसे लेने की चाह नहीं रखना है, केवल देते जाना है उनको अलग अलग चीज़। और उनके साथ संगठन, जैसे भारत सार्क बनाया, बिम्स्टेक बनाया, तो ये ध्यान रखना है। हिंद महासागर, क्योंकि भारत ऐसा देश है जिसकी स्थिति बढ़िया है ना, हिंद महासागर में पूरा सागर भारत कवर करता है। समुद्री सुरक्षा, यहाँ से पूरा व्यापार होता है दुनिया का, उसको देखना। और सांस्कृतिक और सामाजिक संपर्क बढ़े, उसकी बात करते हैं। पाकिस्तान तो आपको पता है 4 युद्ध हुए अपने, 47 में हुआ, फिर 65 में किया, फिर 71 में हुआ, और उसके बाद 99 कारगिल हुआ। तो संबंध अविश्वास वाले हैं। अभी जो आतंकवाद है, पाकिस्तान समर्थक है, और व्यापार, आर्थिक सहयोग अगर बढ़ेगा तो फिर ये युद्ध कम होगा, ऐसी बात होती है। चीन के साथ एक तो हमारा सीमा विवाद है, और दूसरा व्यापार के देखेंगे तो व्यापारिक रूप से हम अच्छे हैं, आपस में दिक्कत नहीं है। बांग्लादेश के साथ अगर आप देखोगे तो अभी शेख हसीना वाला मुद्दा आ गया, इसलिए एक हम लोग का वीडियो छोटा सा 5-6 मिनट का, वो देख लेना। मतलब बांग्लादेश में क्या हुआ कि आंदोलन था आरक्षण के खिलाफ, कि जो फ्रीडम फाइटर थे उनको आरक्षण क्यों मिल रहा है, मतलब उनके बेटों को, नातियों को क्यों मिल रहा है। वो धीरे धीरे सरकार के खिलाफ हो गया, तो वो अपने को पता रहना चाहिए। भारत बांग्लादेश का मुद्दा ये है जल वाला। अब जो भी हमारे पड़ोसी देश है ना, चीन से भी जल का मुद्दा है, नेपाल से भी है, भूटान से भी, बांग्लादेश से भी है। क्योंकि अब नदी तो देखती नहीं ना कि अब बांग्लादेश में घुस गई, अब नहीं करना है। आर्थिक सहयोग, सामाजिक संपर्क और कनेक्टिविटी, अगर बांग्लादेश हमको रास्ता दे देगा तो हमारे लिए अच्छा है ना। मतलब फिर हम आसानी से जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पहुँच सकते हैं सीधा सीधा। तो वो बांग्लादेश का संबंध हो गया। नेपाल भूटान में एक तो सीमा मुद्दा है, चीन उनको उकसाता है, तो सीमा, जैसे काला पानी विवाद नेपाल के साथ है। दूसरा जल शक्ति के लिए भारत उनके यहाँ ना वो बना रहा है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और इनको सहायता देता है भारत। जैसे कोविड आया तो भारत वैक्सीन दे दिया, और अलग अलग प्रकार की, इनको भूकंप आया तो सहायता दे दिया। श्रीलंका के साथ भी व्यापार और सुरक्षा वाले मुद्दे हैं। अफगानिस्तान का भी, क्योंकि तालिबान आया तो भारत ये बोल रहा है कि जो ऐसी गवर्नमेंट है जो अफगान लेड हो, अफगान लोग के द्वारा समर्थित हो। भारत को ये लगता है कि अफगानिस्तान में जब भी तालिबान आते हैं ना, तो फिर वो पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, और फिर ये मिल के फिर भारत को परेशान करते हैं कश्मीर में। तो इसीलिए भारत चाहता है कि वहाँ लोकतंत्र है, और अब तालिबान भी हैं तो वो लोकतंत्र वाले तालिबान वाले हैं, मतलब वो जनता से चुन के आए, बिल्कुल वो मत हों आतंकवादी। ठीक, भारत वहाँ सड़क, अस्पताल, स्कूल बनाता है। को ये भी पता है कि अफगानिस्तान का अपना क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, तो जो वहाँ के खिलाड़ी हैं ना, भारत लखनऊ में आके खेलते हैं। तो ऐसा काम करता है भारत। तो हमको क्या है, समग्र दृष्टिकोण अपनाना है, सहयोग रखना है, और एकीकरण करना है। जैसे एक संगठन हम लोग इसीलिए सार्क बनाए। अब सार्क ढंग से काम नहीं कर रहा था, पाकिस्तान अड़ंगा डाल रहा था, तो हम बिम्स्टेक बना लिए।
बिम्स्टेक में क्या है? बिम्स्टेक बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड और भूटान प्लस नेपाल। तो ये समझ लो सार्क माइनस पाकिस्तान इज इक्वल टू बिम्स्टेक। तो भारत पाकिस्तान को नज़रअंदाज करके भी चाह रहा है कि हम आगे बढ़ें। दुनिया में भी क्या हो रहा है? व्यापार युद्ध। ये क्या था? चीन और अमेरिका आपस में लड़ाई कर रहे थे, तो उसको व्यापार युद्ध बोलते हैं। एक जलवायु परिवर्तन वाला मुद्दा है कि दुनिया क्या है? दुनिया धीरे धीरे गर्म हो रही, तो सभी की जिम्मेदारी है ना, इसीलिए सतत विकास लक्ष्य की बात आई, पेरिस क्लाइमेट डील आई। फिर एक चुनौती आतंकवाद की है दुनिया में। जैसे आप मिडिल ईस्ट में देखेंगे, मध्य पूर्व में हमास हो गया, नाइजीरिया में आतंकवादी हो गए, तो ये पूरी दुनिया के सामने चुनौती है ना। फिर एक दुनिया में चुनौती शरणार्थी संकट की, जैसे रोहिंग्या आप सुने होंगे। अब म्यांमार में दिक्कत हुई तो ये भाग के भारत आने लगे, तो ये संकट है दुनिया में। यूरोप में बहुत सारे लोग भाग भाग के आ रहे हैं। फिर दुनिया में सीमा विवाद है, क्षेत्रीय संघर्ष है। रूस यूक्रेन, आपको पता है कि रूस क्या किया? यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया, कब्जा कर लिया उसके थोड़े से हिस्से में। अब वहाँ लड़ाई चल रही, इधर से अमेरिका ब्रिटेन उसको दे रहे हैं यूक्रेन को उतनी मदद, और इधर से रूस लड़ रहा है। मतलब दुनिया के पूरे हथियार यहाँ बिक रहे हैं, लड़ाई हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा है। रूस पे वो प्रतिबंध लगा रहे हैं, रूस को कोई असर नहीं पड़ रहा है और चल ही पड़ा है लड़ाई। तो इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। फिर चीन की जो महत्वाकांक्षा, चीन क्या है कि एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ओबोर प्रोजेक्ट है, वन बेल्ट वन रोड। तो चीन क्या चाह रहा है कि दुनिया में उसका कब्जा हो, सैन्य विकास, राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना चाह रहा है। इसी कारण अमेरिका चाह रहा है मैं सुपर पावर बनूं, चीन चाह रहा है मैं बनूं, तो दोनों के बीच प्रतिद्वंदिता हो रही, व्यापारिक भी, सैन्य भी। तो ये सब आपको समझना है। संयुक्त राष्ट्र में क्या है कि बहुपक्षवाद, भारत इसकी बात करता है। भारत बोलता है कि यार एक दो लोग मिल के निर्णय मत लो, सभी लो ना निर्णय, एक दो लोग क्यों लेंगे? तो भारत पक्ष में है बहुपक्षवाद के, मतलब सभी का निर्णय में भागीदारी होना चाहिए। तो ये सब मुद्दे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बेसिक, जो आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद जितने भी करंट के टॉपिक हैं, मैं पूरा वो भी बना के लाया था, लेकिन 26-27 मिनट इसी में हो गया, कहाँ देख पाओगे उतना। तो आप लोग अगर चाहते हो ना देखना तो एक कर दीजिएगा कमेंट। असली वीडियो तो वही रहेगा कि ये आपको एक समझ में आ गया कि दुनिया में चल क्या रहा है, हल्ला भी होने लगा। तो उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने मुद्दे हैं ना दुनिया में, जितने मुद्दे हैं, भारत के बाकी देशों के साथ संबंध हो गए, अलग अलग संस्थाएं हो गई, सुपर पावर के साथ संबंध हो गए, तो जो भी मुद्दे हैं उनको एक एक करके, जो पिछले 1 साल में चर्चा में थे, उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।